नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कपूरिया एक बार फिर से आप सभी का अभिप्रेरणा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सस्य विज्ञान में बीज के बारे में कि बीज या सीड किसे कहेंगे, एक उत्तम बीज की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं और बीज की जीवन क्षमता से संबंधित कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं। इन सब बातों के बारे में आज चर्चा करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले बीज की परिभाषा कि बीज या सीड किसे कहेंगे। तकनीकी दृष्टि से पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही क्या बोला जाएगा? बीज। पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही क्या कहते हैं? बीज। और इस बीज में जो भ्रूण एवं भ्रूणपोष होता है वह सुरक्षात्मक आवरण से ढका होता है। इसके अलावा पौधे का कोई भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, बीजांड आदि, अगर वह अपने समान नए पौधे को जन्म देता है या नए स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, उसे क्या बोलेंगे? हमें बीज। ठीक है, तो दोनों प्रकार से देख सकते हैं हम। पहली परिभाषा है जैसे कि पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही क्या कहते हैं? बीज। जो बीज में पाए जाने वाला भ्रूण एवं भ्रूणपोष एक सुरक्षात्मक आवरण से ढके रहते हैं। इसके अलावा जैसे पौधे का कोई भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, बीजांड आदि में अपने समान नए पौधे उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? बीज। फिर है देखो उत्तम बीज। उत्तम बीज, इसको हम यूं समझे कि उन्नत किस्म। उन्नत किस्म क्या होती है? उन्नत किस्म यानी कि वह किस्म जो सामान्य की तुलना में 10 से 15% अधिक उत्पादन दे। ठीक है, सामान्य किस्म की तुलना में 10 से 15% अधिक उत्पादन देने वाली तथा सभी प्रकार की भूमि एवं जलवायु में आसानी से वृद्धि करने वाली जो किस्म होती है उसे क्या बोलते हैं? उन्नत किस्म। इसी प्रकार उत्तम बीज भी उसे कहेंगे जो सामान्य किस्मों की तुलना में अधिक उत्पादन दे सके तथा उसके जो अन्य विशेषताएं होती हैं उनका मान भी अधिक हो सके। जैसे अन्य विशेषताओं में कि उसकी आनुवांशिक शुद्धता 99% से अधिक होनी चाहिए, उसकी भौतिक शुद्धता 98% से अधिक होनी चाहिए। इन सब बातों के बारे में जो कुछ इनके गुणात्मक गुण पाए जाते हैं वो किस प्रकार होने चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हम? उत्तम बीज। अब देखिए उत्तम बीज की विशेषताएं कि ऐसे कौन कौन सी विशेषताएं एक उत्तम बीज में होनी चाहिए या उसका मान कितना होना चाहिए। अब उत्तम बीज की विशेषताओं में देखते हैं तो सबसे पहले देखो, सबसे पहली विशेषता है जैसे आनुवांशिक शुद्धता। आनुवांशिकी शुद्धता, आनुवांशिकी शुद्धता। एक उत्तम बीज की यह विशेषता होती है कि हमेशा उसकी आनुवांशिक शुद्धता, उत्तम बीज की आनुवांशिकी शुद्धता या आनुवांशिक शुद्धता हमेशा 99% से अधिक या 99% से कम नहीं होनी चाहिए, उसे क्या माना जाएगा? उत्तम बीज। अगर यह आनुवांशिक शुद्धता 99% से कम होती है तो उत्तम बीज की श्रेणी में नहीं आएगा। एक इसकी परीक्षण हेतु, आनुवांशिक शुद्धता के परीक्षण हेतु कौन सा टेस्ट किया जाता है या आनुवांशिक शुद्धता का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ग्रे आउट टेस्ट। आनुवांशिक शुद्धता की जांच तो कौन सा परीक्षण किया जाता है? ग्रे आउट टेस्ट। अब देखिए आनुवांशिक शुद्धता क्या है? आनुवांशिक शुद्धता क्या है?
दो प्रकार की शुद्धताओं की बात करेंगे, एक तो आनुवांशिक शुद्धता और एक है भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता है एक्सटर्नल तरीके से कि बाहरी तौर से कौन सी अशुद्धियां पाई जाती हैं, वो तो आती है भौतिक शुद्धता में। और बीज के आंतरिक गुणों में जो अशुद्धियां पाई जाती हैं या शुद्धियां पाई जाती है वो किस में आएंगी, आनुवांशिक शुद्धता में। जैसे एक फसल की किस्म में, ठीक है, उसी फसल की अन्य किस्म का या अन्य किस्म के गुणों के समावेश को रोकना, अन्य किस्म के गुणों के समावेश को रोकना, ये क्या कहलाता है, आनुवांशिक शुद्धता। कि एक फसल की किस्म में उसी फसल की अन्य किस्म के गुणों के समावेश को रोका जाना ही क्या कहलाएगा, आनुवांशिक शुद्धता। जैसे उदाहरण देखते हैं हम गेहूं का, ये मानो कि गेहूं की जैसे राज 3077 आपने बुआई की, कौन सी किस्म की, राज 3077 की। अब उसके जस्ट पास में आपने गेहूं की दूसरी किस्म की जैसे लोक वन की बुआई कर दी। अब जो किस्में होती है कोई विशेष गुणों वाली होती हैं, एक ही फसल के अन्य किस्मों में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। तो राज 3077 की मुख्य विशेषता अलग है और लोक वन की मुख्य विशेषता कुछ अलग। अगर इनमें उचित दूरी, जिसको हम पृथक्करण दूरी के नाम से जानते हैं, पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस किसे कहते हैं, यानी कि बीज की आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखने हेतु दो किस्मों के मध्य, एक ही फसल की दो किस्मों के मध्य एक उचित दूरी रखी जाती है, उसे क्या बोलते हैं, पृथक्करण दूरी। अब जैसे इसी का उदाहरण देखें हम कि गेहूं के आधार बीज व प्रमाणित बीज के मध्य पृथक्करण दूरी होनी चाहिए लगभग 3 मीटर। अगर एक ही फसल की दो किस्मों की बुआई कर रहे हैं तो उदाहरण है गेहूं का, तो गेहूं की जैसे इन दो किस्मों की बुआई करेंगे हम, तो आधार बीज व प्रमाणित बीज के मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए, लगभग 3 मीटर। जब एक दूसरे के गुण या आनुवांशिक गुण एक दूसरे में से आने से रोके जा सकते हैं। अगर ये दूरी कम रखी जाएगी तो लोक वन के गुण राज 3077 में, राज 3077 के लोक वन में, जिसके कारण से आनुवांशिक शुद्धता अगर 99% से कम हो जाती है तो वह उत्तम बीज की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये था आनुवांशिक शुद्धता। देखिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी, बीज के बारे में। बीज किसे कहेंगे, कि आपको एक टेक्निकल तरीके से मालूम होना चाहिए। तो तकनीकी तरीके से पुष्प के परिपक्व बीजांड को, पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही क्या कहते हैं, बीज, जिसका भ्रूण एवं भ्रूणपोष एक सुरक्षात्मक आवरण से ढके रहते हैं। या फिर पौधे का कोई भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, बीजांड आदि अपने समान नए पौधे उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, वह भाग या पदार्थ क्या कहलाएगा, बीज। ठीक है, फिर देखो उन्नत किस्म। उन्नत किस्म क्या होती है, एक तो सामान्य किस्म हो गई और एक हो गई उन्नत किस्म। उन्नत किस्म किसे कहेंगे, जो सामान्य किस्मों की तुलना में 10 से 15% अधिक उत्पादन दे तथा सभी प्रकार की भूमि एवं जलवायु में आसानी से वृद्धि करने वाली हो और जिसका परिपक्व काल भी कम समय में हो, वह क्या कहलाएगी, उन्नत किस्म। इसी प्रकार उत्तम बीज यानी कि वह बीज जिसकी जैसे भौतिक शुद्धता 98% से अधिक व आनुवांशिक शुद्धता 99% से अधिक होनी चाहिए, उस बीज को किसकी श्रेणी में रखा जाता है, उत्तम बीज की। अब देखिए कि उत्तम बीज की ऐसी कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए। सबसे पहली विशेषता है जैसे आनुवांशिक या आनुवांशिकी शुद्धता, जेनेटिकल प्योरिटी। एक उत्तम बीज की आनुवांशिक शुद्धता हमेशा 99% से अधिक होनी चाहिए, कि जिस किस्म की हम बुआई करते हैं उसमें उसी किस्म के लगभग 99% गुण पाए जाने चाहिए। अगर यह शुद्धता 99% से कम होती है तो वो उत्तम बीज की श्रेणी में नहीं होगा। इस आनुवांशिक शुद्धता के परीक्षण के लिए कौन सी जांच की जाती है, या ग्रे आउट टेस्ट। ठीक है, ध्यान रखिए, ग्रे आउट टेस्ट आनुवांशिक शुद्धता के लिए होता है और जो ग्रोडेक्स परीक्षण होता है वो बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने हेतु किया जाता है। फिर है देखो आनुवांशिक शुद्धता क्या है।
कि जैसे एक फसल की किस्म में उसी फसल की अन्य किस्म के गुणों के समावेश को रोका जाना क्या कहलाएगा? अनुवांशिक शुद्धता। और अगर उस फसल के गुण इस मुख्य फसल में या जैसे उदाहरण है कि गेहूं की राज 3077 है और एक है लोकवन। हम राज 3077 और लोकवन दोनों की बुआई करते हैं, तो लोकवन के गुणों को इस राज 3077 में जाने से रोका जाना है, क्या कहलाएगा? अनुवांशिक शुद्धता। और इसके लिए अगर एक ही फसल के दो किस्मों की बुआई की जाती है तो उनके मध्य लगभग 3 मीटर की पृथक्करण दूरी रखी जाती है। पृथक्करण दूरी से क्या तात्पर्य है कि एक ही फसल की दो किस्मों के मध्य अनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखने तो एक निश्चित दूरी रखी जाती है, उसे क्या बोलते हैं? पृथक्करण दूरी। क्योंकि अनुवांशिक गुण होते हैं वो जैसे परागण के माध्यम से एक फसल के गुण दूसरी फसल में या एक किस्म के गुण दूसरी किस्म में आसानी से पहुंच सकते हैं, तो उसको रोकने के लिए उनके मध्य दूरी कितनी होनी चाहिए? लगभग 3 मीटर। गेहूं की बात करें तो ठीक है। चलो उसके बाद में दूसरा गुण है जैसे भौतिक शुद्धता। अनुवांशिक शुद्धता की बात करें तो बताओ, अनुवांशिक शुद्धता है तो कौन सा परीक्षण होगा? ग्रे आउट टेस्ट। और एक उत्तम बीज की अनुवांशिक शुद्धता हमेशा 99% से अधिक होनी चाहिए। और पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही बीज की संज्ञा दी जाती है। उत्तम बीज की विशेषताएं, दूसरी विशेषता है जैसे भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी। ठीक है। अब देखिए इसमें भौतिक शुद्धता किसे कहेंगे? भौतिक शुद्धता किसे कहेंगे? यानी कि किसी फसल में या किसी फसल के बीज में कौन कौन से अन्य फसलों के बीज, उसी फसल के अवशेष, उसी फसल के अवशेष या फिर जैसे कंकड़, पत्थर, बालू आदि का पाए जाना, वह तो क्या कहलाएगा? भौतिक अशुद्धता। क्या कहलाएगा? भौतिक अशुद्धता। समझे इसमें कि भौतिक अशुद्धता क्या होगी? कि किसी फसल के बीज में अन्य फसलों के बीज या उसी फसल के अवशेष या फिर कंकड़, पत्थर, बालू आदि का पाए जाना क्या कहलाएगा? भौतिक अशुद्धता। और एक उत्तम बीज का यह गुण होना चाहिए कि उत्तम बीज की भौतिक शुद्धता, उत्तम बीज की भौतिक शुद्धता हमेशा 98% से अधिक होनी चाहिए। 98% से अधिक या 98% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसे क्या मानेंगे? उत्तम बीज। कि उसमें जैसे अन्य फसलों के अवशेष या उसी फसल के अवशेष या बीज वगैरह, कंकड़, पत्थर आदि की मात्रा केवल 2% तक तो उत्तम बीज की श्रेणी में माना जा सकता है उसको, लेकिन उससे ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है कि शुद्ध बीजों की संख्या कम होने से वह उत्तम बीज की श्रेणी में नहीं होगा। फिर देखो भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता कैसे ज्ञात की जाती है? भौतिक शुद्धता ज्ञात करने का सूत्र है शुद्ध बीजों का भार बटे कुल बीजों का भार। कुल बीजों का भार इंटू 100। और क्या निकाली जा सकती है? भौतिक शुद्धता। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि माना कि कुल बीजों की मात्रा है जैसे 100 ग्राम। ठीक है।
और उसमें से 98 ग्राम तो है शुद्ध बीज। कितने हैं शुद्ध बीज? 98 ग्राम, और कुल बीज है 100 ग्राम। हो सकता है इसकी इकाई कितनी भी ले सकते हैं, 10 ग्राम या 10 किलो, 100 किलो, जो भी है, या 100 किलो बीज है, उसमें से 98 केजी क्या है, ये भी जैसे केजी में है और ये भी है केजी में, इंटू 100। तो 100 किलो में से 98 किलोग्राम है शुद्ध, तो शुद्ध बीजों का भार बटा कुल बीजों का भार गुणा 100। तो कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, 98%। ठीक है, कि इसमें से 2 किलोग्राम में क्या आ गया, ये भौतिक अशुद्धियाँ। फिर बचा हुआ 98% भाग किसका है, शुद्ध बीज का। तो अगर 98% तक भौतिक शुद्धता होती है तो वो उत्तम बीज की श्रेणी में माना जाएगा, और इससे कम होगी तो उत्तम बीज की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। क्योंकि जैसे माना कि 100 किलोग्राम बीज की बुआई करते हैं तो उसमें 95 या 94 किलोग्राम बीज ही अगर शुद्ध होगा तो पौधे की संख्या कम होने से उत्पादन कम प्राप्त होगा। फिर आगे है जैसे अंकुरण प्रतिशतता। अंकुरण प्रतिशतता, अंकुरण प्रतिशतता कि एक उत्तम बीज की अंकुरण प्रतिशतता कितनी होनी चाहिए और किस प्रकार अंकुरण प्रतिशतता निकाली जाती है। देखिए, अंकुरण प्रतिशतता बराबर अंकुरित बीजों की संख्या बटे बोए गए बीजों की संख्या गुणा 100। ठीक है, अब इसमें देखो, इष्टा पद्धति इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार अंकुरण प्रतिशतता 400 बीजों के अनुसार निकाली जाती है। और जैसे NSA नेशनल सीड कोऑपरेशन, NSA के अनुसार 200 बीज, नेशनल सीड कोऑपरेशन के अनुसार 200 बीजों के अनुसार अंकुरण प्रतिशतता निकाली जाती है। ठीक है, अब देखा जाए तो जैसे कि माना कि आपने 400 बीजों की बुआई की, कुल बीजों की संख्या कितनी है 400, उसमें से 360 बीज क्या हो रहे हैं अंकुरित। तो अंकुरित बीजों की संख्या हो गई 360 इंटू 100, 9 चौक 36, तो अंकुरण प्रतिशतता हो गई 90%। कितनी हो गई 90%। अब देखिए, जो भी बीज होता है उसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। एक तो होता है सामान्य नवोद्भिद, सामान्य नवोद्भिद, एक होता है असामान्य नवोद्भिद, एक होता है कठोर बीज, और एक होता है मर्त बीज। वैसे चारों ही पूर्ण विकसित होते हैं भारी तौर पर, लेकिन इनके आंतरिक गुणों की बात करें तो जैसे हमने 100 बीजों की बुआई की, उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं सामान्य नवोद्भिद, और ये सामान्य नवोद्भिद की अंकुरण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। फिर होता है असामान्य नवोद, इनकी संख्या कम होती है, जैसे 5 से 10% है, तो उसमें यह संभावना रहती है कि कुछ बीज अंकुरित हो भी सकते हैं और कुछ अंकुरित नहीं भी हो सकते। कठोर बीज जिनके अंकुरण की संभावना न के बराबर होती है, और मर्त बीज जिसमें भ्रूण पोष नहीं पाया जाएगा या भ्रूण ही नहीं पाया जाएगा, तो अंकुरण की संभावना न के बराबर। तो जैसे कुल बीज आपने 100 बोए, जैसे कि माना कि आपने कुल 100% बीज बोए, तो उसमें से जैसे 80% क्या होते हैं, 80 से 85 होते हैं सामान्य नवोद्भिद, 5 से 10% जैसे ये हो गए, और 5 से 10% में कठोर बीज या मर्त बीज। तो इनमें तो संभावना न के बराबर होती है, इनमें से कुछ बीज अंकुरित हो भी सकते हैं, कुछ अंकुरित ना भी, और सबसे ज्यादा अंकुरण की संभावना होती है सामान्य नवोद्भिद। इसके अनुसार ही, सामान्य नवोद्भिद के अनुसार ही बीज की या उत्तम बीज की विशेषता का मालूम लगाया जा सकता है। अब एक सामान्य तौर पर देखा जाए तो हर फसल की या हर फसल के बीजों का एक अंकुरण प्रतिशत होता है, कि जैसे 100 बीज की बुआई कर रहे हैं और 90 बीजों का अंकुरण या 90% बीजों का अंकुरण हो रहा है, वो उसका क्या होगा एक गुण। जैसे मक्का में 90% अंकुरण प्रतिशतता पाई जाती है, तो 90% तक तो वो गया उसका गुण उत्तम बीज के लिए, कि 100 में से 90% तो अंकुरित हो रहे हैं,
वो उसकी सामान्य बात है। लेकिन अगर 90 के स्थान पर 85% बीज अंकुरित हो रहे हैं तो सामान्य की तुलना में अंकुरण प्रतिशतता क्या हो गई, कम, तो वह उत्तम बीज की श्रेणी में नहीं होगा। इसलिए आपको प्रत्येक फसल के अंकुरण प्रतिशतता कितनी होनी चाहिए सामान्य तौर पर। देखिए जैसे मक्का, एक तरफ है फसल और इस तरफ है अंकुरण प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशतता। मक्का या संकर मक्का, दोनों की बात करें तो इसकी अंकुरण प्रतिशतता होती है 90 या 90 से अधिक, जो कि सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक अंकुरण प्रतिशतता किसकी होती है, मक्का की। फिर है जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, इनके अंकुरण प्रतिशतता होती है 85%। फिर है जैसे धान, ज्वार, तिल, रिंजका और बरसीम, इसकी अंकुरण प्रतिशतता होती है 80%। ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे मूंग, मोठ, उड़द व बाजरा, इनकी अंकुरण प्रतिशतता होती है 75%। उसके बाद में जैसे सोयाबीन, मूंगफली, गवार और सूरजमुखी, ठीक है, सूरजमुखी है ये, इनकी अंकुरण प्रतिशतता होती है 70%। और सबसे कम है कपास, कपास या कॉटन, इसकी सबसे कम होती है 65% न्यूनतम। तो ये तो है विभिन्न फसलों की अंकुरण प्रतिशतता कि ये तो हो गई इनकी औसत सामान्य कि 100 बीज अंकुरित, जैसे हम कपास के 100 बीजों की बुआई करेंगे तो 65% तक अंकुरण उसका एक गुण है, लेकिन ये 65% से भी कम हो तो सामान्य की तुलना में क्या हो गया, अंकुरण प्रतिशतता कम, और वह उत्तम बीज की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रखें कि कौन सी फसल की अंकुरण प्रतिशतता कितनी होती है। सर्वाधिक होती है मक्का की, और पूछा गया क्वेश्चन भी है 90% से अधिक। न्यूनतम अंकुरण प्रतिशतता होती है कपास की या कॉटन की 65%। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। देखो उत्तम बीज की विशेषताओं में स्टार्ट करते हैं भौतिक शुद्धता से, फिजिकल प्योरिटी, कि ये भौतिक शुद्धता होती है वो बीज के बाहरी तौर पर होती है कि एक बीज में कौन कौन सी अशुद्धियां पाई जा सकती है, उनको बोलेंगे भौतिक अशुद्धियां। और शुद्ध बीज हो गया वो भौतिक शुद्धता, उसका गुण हो गया। जैसे किसी फसल के बीज में अन्य फसलों के बीज या उसी फसल के अवशेष या कंकड़, पत्थर, बालू आदि का पाए जाना तो क्या कहलाएगा, भौतिक अशुद्धता। और एक उत्तम बीज की यह विशेषता होती है कि हमेशा उसकी भौतिक शुद्धता 98% से अधिक या 98% से कम नहीं होनी चाहिए। इन भौतिक अशुद्धियों को डोकेज, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, किससे भी परिभाषित किया जा सकता है, डोकेज। डोकेज किसे कहेंगे कि शुद्ध बीज में जो भी अन्य फसलों के बीज या फसल अवशेष, कंकड़, पत्थर आदि पाए जाते हैं वो क्या कहलाएगा, डोकेज। तो डोकेज किसको संकेतित करता है, भौतिक अशुद्धता को। ठीक है, तो उत्तम बीज की विशेषता हो गई 98% से अधिक भौतिक शुद्धता होनी चाहिए। भौतिक शुद्धता निकालने का सूत्र है शुद्ध बीजों का भार बटे कुल बीजों का भार गुणा 100। जैसे कि शुद्ध बीजों का भार है 100 किलोग्राम, उसमें से कुल बीजों का भार है 100 किलोग्राम, उसमें से शुद्ध बीज प्राप्त हुए 98 किलोग्राम, यानी कि 2 किलोग्राम में क्या हो गई, भौतिक अशुद्धियां या डोकेज। 2 किलोग्राम क्या प्राप्त हुआ, जैसे भौतिक अशुद्धियां या डोकेज। तो अब इसका भौतिक प्रतिशतता या भौतिक शुद्धता देखेंगे तो 98/100 गुणा 100, तो कितनी हो गई, 98। ये हो गई इसकी भौतिक शुद्धता औसतन।
उत्तम बीज है। अगर ये भौतिक शुद्धता 98% से कम होगी तो वो उत्तम बीज की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। अगला है देखो अंकुरण प्रतिशतता की। उत्तम बीज की विशेषता होनी चाहिए कि उसकी जो निर्धारित अंकुरण प्रतिशतता है उससे कम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उसे उत्तम बीज नहीं माना जाएगा। अंकुरण प्रतिशतता निकालने का सूत्र है देखो, अंकुरित बीजों की संख्या बटे बोए गए कुल बीजों की संख्या इंटू 100। जैसे स्टार इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार अंकुरण प्रतिशतता के लिए 400 बीज काम में लेते हैं, और नेशनल सीड कॉरपोरेशन के अनुसार 200 बीजों के अनुसार अंकुरण प्रतिशतता निकाली जाती है। जैसे कि आपने 400 बीजों की बुआई की और उसमें से 360 बीज क्या हो रहे हैं अंकुरित, तो 360 बटाए 400 इंटू 100, तो अंकुरण प्रतिशतता प्राप्त हुई हमारे को 90%। और एग्जाम्पल है जैसे मक्का का ही, तो ये 90% भौतिक शुद्धता उसका क्या हो गई, एक उत्तम बीज। अगर ये 90 के स्थान पर ये मान लो कि 85% भी होती है तो वह उत्तम बीज की श्रेणी में नहीं माना जाता। जैसे कुल आपने 100% बीजों की बुआई करते हैं तो देखो उसमें अधिकांश बीज होते हैं सामान्य नवोद्भिद जिनके की अंकुरण की प्रतिशतता सबसे ज्यादा होती है। असामान्य नवोद्भिद अंकुरण करने की क्षमता पाई जा भी सकते हैं, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उपयुक्त परिस्थितियां मिलने पर ये अंकुरण आसानी से कर सकते हैं, अन्य अंकुरण नहीं भी, जिसके कारण से कि अंकुरण प्रतिशतता प्रभावित होती है। इनके कारण से सबसे ज्यादा होती है। कठोर बीज व मर्त बीज, इनमें अंकुरण की संभावना बिल्कुल न के बराबर होती है। फिर देखो विभिन्न फसलों की अंकुरण प्रतिशतता, और इसको आप याद रखें, यही है मेन बात। जैसे सर्वाधिक अंकुरण प्रतिशतता किसकी होगी, मक्का की, कितनी 90%। गेहूं जौ चना सरसों की होगी 85%। धान जवार तिल रिंचका और बरसीम की अंकुरण प्रतिशतता होगी 80%। रिंचका बरसीम की कितनी होगी 80%। मूंग मोट उड़द व बाजरा की होगी 75%। सोयाबीन मूंगफली गवार और सूरजमुखी की होगी 70%। गवार की 70% होती है और जवार की होती है 80%। सबसे कम अंकुरण प्रतिशतता होती है कपास की 65%। और ये कपास का और मक्का का दोनों ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उससे आगे है जैसे अब इनमें से देखो तीनों टॉपिक में सबसे मेन बातें हैं कि अनुमानसिक शुद्धता हमेशा 99% से अधिक, और अनुमानसिक शुद्धता के लिए परीक्षण किया जाता है ग्रे आउट टेस्ट। भौतिक शुद्धता 98% से अधिक, और विभिन्न फसलों की अंकुरण प्रतिशतता की बात करें तो सबसे ज़्यादा होती है मक्का की 90% और सबसे कम होती है कपास की 65%। ये तीनों सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने पूरा पढ़ा है डिस्क्रिप्टिव तरीके से। अगला गुण है वास्तविक उपयोगिता मान। वास्तविक उपयोगिता मान। वास्तविक उपयोगिता मान, उत्तम बीज की यह विशेषता होती है कि उसका वास्तविक उपयोगिता मान हमेशा 75% से अधिक या 75% से कम नहीं हो। कितने परसेंट से कम नहीं हो वास्तविक उपयोगिता मान, 75% से कम नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे, उत्तम बीज। फिर देखो वास्तविक उपयोगिता मान निकालने का सूत्र। वास्तविक उपयोगिता मान निकालने का सूत्र अंकुरण प्रतिशतता गुणा भौतिक शुद्धता प्रतिशत, भौतिक शुद्धता प्रतिशत बटे 100। तो क्या निकाला जा सकता है, वास्तविक उपयोगिता मान। ठीक है, तो हमेशा वास्तविक उपयोगिता मान उत्तम बीज का 75% से कम नहीं होना चाहिए। फिर आगे है देखो बीज में नमी की मात्रा। नमी की मात्रा, एक उत्तम बीज की यह विशेषता होनी चाहिए कि हमेशा उसमें नमी की मात्रा उचित रखी जानी चाहिए
अन्यथा अधिक नमी पर बीज को संग्रहित करने से उसमें कवक जनित रोगों का प्रकोप हो सकता है। अधिक नमी से किसका प्रकोप हो सकता है? कवक जनित बीमारियों का, कवक जनित रोगों का। ठीक है, तो हमेशा उचित नमी पर बीज को संग्रहित करना चाहिए। अगर बात करें देखो खाद्यान्न फसलों की भंडारण में, खैर यही होगा, विभिन्न फसलों के भंडारण में यही सही माना जाएगा, 11 से जैसे 12%। ठीक है, दलहनी में 8 से 9%, और तिलहनी फसलों के बीजों का भंडारण 6 से 8% नमी पर करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे है परीक्षण भार। परीक्षण भार, इसको बोलते हैं टेस्ट वेट। और एक है बीज सूचकांक। बीज सूचकांक, सीड इंडेक्स। अब देखिए दोनों में कुछ डिफरेंट है, उसको आप ध्यान रखें। इसमें तो क्या होता है, 1000 बीजों का भार, 1000 बीजों का भार, वह तो क्या कहलाएगा? टेस्ट वेट। ठीक है, TW। और एक TZ होता है, वो बीज की जीवन क्षमता का परीक्षण होता है, टेट्राजोलियम टेस्ट। बीज सूचकांक होता है 100 बीजों का भार, वह क्या कहलाएगा? बीज सूचकांक या सीड इंडेक्स या SI। दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। यह बड़े आकार के जिनका व्यास अधिक होता है उन बीजों के लिए काम में लेते हैं, और ये बारीक आकार के बीजों के लिए काम में लिया जाता है टेस्ट वेट। तो ठीक है, बारीक बीजों के लिए टेस्ट वेट यानी कि 1000 बीजों के भार के अनुसार ज्ञात किया जाता है। बड़े आकार के बीजों के लिए टेस्ट वेट के स्थान पर बीज सूचकांक भी काम में ले सकते हैं, और यह 100 बीजों का भार होता है। अब देखिए सामान्य तौर पर टेस्ट वेट कितना होता है। जैसे मुख्य उदाहरण देखें, जैसे गेहूं की बात करें, गेहूं का होता है 40 ग्राम। धान का होता है, धान या चावल का होता है 25 ग्राम। बासमती चावल का होता है या बासमती धान का होता है 21 ग्राम। ठीक है, और गेहूं का प्रमुख खरपतवार गेहूंसा या फ्लोरेस माइनर, इसका होता है 2 ग्राम। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं बीज सूचकांक और परीक्षण भार का। अगर चना की बात करें, क्योंकि चने के बीजों का व्यास अधिक होता है, तो इसका टेस्ट वेट, चने का टेस्ट वेट होगा 160 से 270 ग्राम। ठीक है, और उसी का सीड इंडेक्स होगा 16 से लेके 27 ग्राम। ठीक है, यानी कि ये था 100 दानों का भार 16 ग्राम से 27 ग्राम के मध्य हो सकता है। और वहीं अगर 1000 दानों का भार देखते हैं तो चने के 1000 दानों का भार होगा 160 से लेकर 270 ग्राम। तो ये तो हो गया इसका टेस्ट वेट, और ये हो गया सीड इंडेक्स। बाकी अन्य की सारणी आपके सामने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टेस्ट वेट के बारे में। विभिन्न फसलों का टेस्ट वेट अगर याद रखना चाहें तो आप ये भी याद रख सकते हैं। बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ये है। ठीक है, फिर इसके अलावा जैसे कुछ अन्य गुण हो रहे हैं इसके, जैसे अगला गुण है बीज ओज। एक है फिर बीज परिपक्वता, और उससे अगला गुण है जैसे बीज की जीवन क्षमता। बीज की जीवन क्षमता, देखिए इन बातों को समझें आप।
बीज ओज, हमेशा उत्तम बीज का बीज ओज अधिक होना चाहिए, यानी कि उसके बीज के ऊपर चमक तथा दाने सुडौल आकार के होने चाहिए, उसे ही उत्तम बीज माना जाएगा। बीज परिपक्वता, जो जिस फसल से हम बीज उत्पादन करते हैं वह पूरी तरह से परिपक्व होनी चाहिए, दाने सुडौल आकार के होने चाहिए तथा झुर्रीदार नहीं होने चाहिए। बीज की जीवन क्षमता, बीज की जीवन क्षमता से यह तात्पर्य है कि एक उत्तम बीज की जीवन क्षमता उच्च होनी चाहिए, यानी कि अधिक समय पश्चात भी उसमें अंकुरण की क्षमता पाई जानी चाहिए। तो उत्तम बीज की विशेषता है कि उसकी जीवन क्षमता अधिक हो। ठीक है, फिर है देखो वास्तविक उपयोगिता मान, हमेशा उत्तम बीज का वास्तविक उपयोगिता मान 75% से कम नहीं हो। ठीक है, और वास्तविक उपयोगिता मान निकालने का सूत्र है अंकुरण प्रतिशतता इंटू भौतिक शुद्धता प्रतिशत बटे 100। नमी की मात्रा, अधिक नमी पर अगर बीजों को भंडारित किया जाता है, सामान्य नमी की तुलना में अधिक नमी पर अगर बीजों को भंडारित किया जाता है तो बीजों में कवक जनित रोगों का प्रकोप हो सकता है, जिससे कि फसल में भी उन रोगों का प्रकोप। खाद्यान्न फसलों के बीजों का भंडारण करें तो 11 से 12% के मध्य, दलहनी फसलों में औसतन 8 से 9% के मध्य और तिलहनी फसलों में 6 से लेकर 8% के मध्य बीजों का भंडारण करना चाहिए। उसके बाद में देखो परीक्षण वार या टेस्ट वेट, और एक है बीज सूचकांक या सीड इंडेक्स। दोनों में कोई कंपेयर तरीके से ध्यान रखें, यह 1000 बीजों का भार है और यह 100 बीजों का भार है। गेहूं का टेस्ट वेट होता है 40 ग्राम, धान का होता है 25 ग्राम, बासमती चावल का होता है 21 ग्राम और गेहूंसा का होता है 2 ग्राम। ठीक है, अगर हम चने का एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि सीड इंडेक्स बड़े आकार के दानों के लिए काम में लिया जाता है, तो चने का टेस्ट वेट है 1000 दानों का भार होगा 160 से लेकर 270 ग्राम और चने का सीड इंडेक्स होगा 16 से लेकर 27 ग्राम। अब ये दोनों कैसे प्रभावित करते हैं उत्तम बीज की गुणों को? जैसे आपने 40 ग्राम अगर गेहूं की बात करें, गेहूं के दानों का भार एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, तो एक स्थिति में तो 1000 दाने हैं, लेकिन अगर दानों का व्यास अधिक होगा, दानों का व्यास अधिक होगा तो उसी 40 ग्राम में बीजों की संख्या कितनी है? 900। कितने बीज? 900 बीज या 900 दाने। अगर बीजों का आकार बारीक है तो उसी स्थिति में बीजों की संख्या हो गई जैसे 1100 या 1200 दाने। अब कम है वो भी नुकसानदायक है और अधिक है वो भी नुकसानदायक, उत्तम बीज का गुण नहीं माना जाएगा। कैसे? जैसे 40 ग्राम गेहूं का टेस्ट वेट हो गया, या वो 40 ग्राम वजन में कितने दाने? 1000। अगर इसी टेस्ट वेट के अनुसार चलते हैं तो दानों का व्यास अधिक होगा तो 90 दाने आ रहे हैं। तो अगर उसकी बुआई करेंगे, बीज की वजन के आधार पर बीज की बुआई करते हैं तो दानों की संख्या कम होगी तो पौधों की संख्या क्या होगी? कम, और बीज फसल के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव। ऐसे अगर बीजों का जो आकार है वो औसत से कम होगा तो कम स्वस्थ या ये मानो कि रोग युक्त पौधे उत्पन्न होंगे, जिसके कारण से भी उत्पादन कम। तो एक उपयुक्त 40 ग्राम होना चाहिए, न तो अधिक होना चाहिए और न इससे कम। वह भी बीज की विशेषता को प्रभावित करता है। ठीक है, अब देखो कि बीज की जीवन क्षमता से संबंधित कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं या किस प्रकार बीज की जीवन क्षमता के बारे में पता लगाया जा सकता है कि यह बीज अंकुरण करने में सक्षम है या नहीं। एक जीवन क्षमता गुण भी है, तो गुण में तो यह होता है कि एक बीज अधिक समय तक अंकुरण कर सके, और एक जैसे संग्रहित बीज है, उसमें संग्रहित बीजों में अंकुरण की क्षमता विद्यमान है या नहीं है, उसके परीक्षण के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। अब देखिए, उसमें सबसे पहले है बीज की जीवन क्षमता। बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करना। देखिए, इसका सबसे पहले मोस्ट परीक्षण है टेट्राजोलियम परीक्षण। टेट्राजोलियम परीक्षण, इसको हम TW टेस्ट वेट होता है, TZ होता है टेट्राजोलियम परीक्षण। देखिए किस प्रकार किया जाता है ये कि
2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड के 1% घोल में, 1% घोल में किसको डाला जाता है? बीजों को। ठीक है, और बीजों को ढालने के पश्चात बीजों का रंग क्या हो जाता है? परिवर्तित, या तो गुलाबी या हल्का लाल। ठीक, 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड के 1% घोल में बीजों को ढालने पर अब इनमें देखो कौन से बीजों का रंग परिवर्तित हो रहा है? जीवित बीजों का। ये ध्यान रखें आप, कौन से बीजों का? जीवित बीजों का रंग या तो गुलाबी या हल्का लाल हो जाता है। ठीक है, और जिनमें अंकुरण करने की क्षमता नहीं पाई जाती उनमें कोई परिवर्तन नहीं। इसे जैविक परीक्षण, कौन सी विधि? जैविक परीक्षण है या बायोलॉजिकल टेस्ट भी कह सकते हैं इसे। जैविक परीक्षण या बायोलॉजिकल टेस्ट भी कह सकते हैं। एक ये जो परीक्षण होता है वो सबसे तेज गति से, जीवन क्षमता ज्ञात करने का सबसे तेज गति से या सबसे तेज गति से परीक्षण किया जाता है जीवन क्षमता की जांच हेतु। दूसरा है KMNO4, KMNO4 टेस्ट। इसमें भी वही KMNO4 के घोल में किसको डाला जाएगा? बीजों को। ठीक है, और बीजों को ढालने पर मर्त बीजों का रंग, क्या हो जाता है? परिवर्तित। जीवित बीजों का नहीं होता, यहां पर कौन से बीजों का रंग परिवर्तित होगा? मर्त बीजों का। और यह गुणात्मक रूप से सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, या जीवन क्षमता परीक्षण की गुणात्मक विधि या गुणात्मक रूप से जीवन क्षमता का परीक्षण करने के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। इसके अलावा जैसे एक परीक्षण होता है ग्रोडेक्स परीक्षण, यह भी बीज अंकुरण का सूचक है। ग्रोडेक्स परीक्षण, यह भी बीज अंकुरण का सूचक है। ग्रोडेक्स परीक्षण जीवन क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। और ग्रे आउट टेस्ट, यह बीज की अनुवांशिक शुद्धता के लिए किया जाता है। इसके अलावा इंडिगो कार्बाइड विधि, जिसमें कि एक डाई काम में ली जाती है। ठीक है, इंडिगो कार्बाइड विधि, इसके द्वारा भी बीज की जीवन क्षमता का परीक्षण किया जाता है। बाकी ये फर्स्ट और सेकंड मोस्टली याद रखें आप। ठीक है, एक बार फिर से देखें, बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने हेतु विभिन्न परीक्षण। जीवन क्षमता का यह तात्पर्य है कि जैसे जो बीज का नमूना होता है उसमें से कितने बीजों में जीवन या अंकुरण करने की क्षमता पाई जाती है और कितनों में अंकुरण की क्षमता नहीं पाई जाती है। उसके लिए देखो टेस्ट सबसे पहले है टेट्राजोलियम परीक्षण या टीजे टेस्ट। बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए सबसे उपयुक्त टेस्ट कौन सा माना जाता है? टेट्राजोलियम टेस्ट या टीजे टेस्ट। इसमें देखो 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड या 235 टेट्राजोलियम ब्रोमाइड के 1% घोल में बीजों को डाला जाता है। ठीक है, पूरे बीज नमूने को डाला जाता है। और फिर जो जीवित बीज होते हैं उनका रंग हल्का वो गुलाबी या हल्का लाल हो जाता है। तो जो जीवित बीज है जिनमें भ्रूण या अंकुरण की क्षमता पाई जाती है उनका रंग क्या हो जाता है? गुलाबी या हल्का लाल। यह बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने की सबसे उपयुक्त विधि या सबसे तेज गति से जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए विधि काम में ली जाती है। इसको जैविक परीक्षण विधि या बायोलॉजिकल टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी है देखो KMNO4 टेस्ट या पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट।
इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में बीजों के नमूने को ढाला जाएगा और इसमें मृत बीजों का रंग क्या हो जाता है, परिवर्तित। ठीक है, इसमें जीवित बीजों का रंग गुलाबी हल्का लाल और इसमें मृत बीजों का रंग क्या हो जाता है, परिवर्तित। और यह गुणात्मक रूप से जीवन क्षमता के परीक्षण के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। एक है ग्रोडेक्स परीक्षण विधि, जो कि यह भी अंकुरण का सूचक होती है, और एक है इंडिगो कार्बाइड विधि, यह भी बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है। तो आज के हमारे टॉपिक में सबसे पहले हमने उत्तम बीज की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, उसके पश्चात है कि बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे जैसे बीज के प्रकार और इससे संबंधित अन्य बातें अगली क्लास में। थैंक यू।